हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 10 लेंगे, 10वां पाठ। इस पाठ का जो शीर्षक है, पाठ का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। पहले ये छोटी सी बात देख लेते हैं, मतलब ये है चैप्टर को शुरू करने से पहले जो थोड़ा सा बताया है इसमें। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उस उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा कि एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है। उस बच्चे के मन में ये सवाल आया। अब देखते हैं आगे आगे इस पाठ में क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अब प्रशस्तियाँ के बारे में देखना, ये मतलब प्रशंसा करने वाली जो बातें हैं, जो प्रशस्ति। जैसे आपने देखा होगा कि प्रशस्ति वो होती है जैसे किसी की प्रशंसा में कहे गए कुछ शब्द, प्रशस्ति। तो किसी की बड़ाई करना, जैसे किसी के अच्छे काम के लिए, किसी उत्कृष्ट काम के लिए। जैसे किसी कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी अध्यापक के उत्कृष्ट काम के लिए जिला अधिकारी महोदय ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया, इस तरह से सुना होगा आपने। तो चलो इसके बारे में अब देखते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का जो राजा था, प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। वो जो रोल प्ले करने जा रहा था, किसका? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। जो इलाहाबाद में है, बहुत जो अशोक स्तंभ है उस पर बहुत लंबा अभिलेख लिखा हुआ है। उस अभिलेख को पढ़ने पर हमें पता चलेगा समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। हरिसेन जो कवि थे वो मंत्री भी थे उनके, तो उन्होंने ये अभिलेख में जो उनकी जो प्रशस्ति, मतलब उनकी प्रशंसा की है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द? मतलब प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे हमने अभी पिछले वाले चैप्टर में देखा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था इसमें। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। क्या क्या बोला राजा को? इसमें राजा को एक योद्धा बोला है, युद्ध को जीतने वाला राजा बोला है, एक विद्वान बोला है और एक उत्कृष्ट कवि भी बोला है राजा को। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। उस राजा को ईश्वर के बराबर भी बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ तो वैसे ही
यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया, मतलब जो लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ दिया गया है, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में, प्रशंसा के बारे में। इसमें योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में देखो, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये उसका एक अंश है, जो वाक्य हैं बड़े बड़े उनका भी एक अंश यहाँ पर दिया गया है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं इसको, मैप को। इस मैप में जो दे रखे हैं देखो, समुद्र तट के किनारे किनारे ये वाले लाल बिंदु ये रहे, ये लाल बिंदु हैं ये वाले, और कुछ बैंगनी भी और वो भी हैं, हरे भी हैं, सब तरह के दिए गए हैं। देखो यहाँ दिए गए ये रहे, तो ये चिन्ह बता रखे कि कौन सा किसके लिए। ये वाले तीनों, ये ऊपर वाला आंतरिक राज्य, ये बीच वाला बाहरी राज्य, ये आर्यवर्त के लिए, ये ब्लैक वाला जो है वो नगरों के लिए, नगर के लिए, और जो रेड वाला ये डॉट है गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर के लिए। अब चलो पीछे चलते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। आप देखो क्या क्या वर्णन किया है। पहला नंबर 1, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो हरे रंग का क्षेत्र है 9 शासकों का, जिसको जो समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखो दिखाता हूं, ये हरे रंग का, ये रहा हरे रंग का। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं इसमें। नंबर 2, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ जानते हो, दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, वो दक्षिणापथ कहलाता है। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो इन लोगों ने उसके सामने समर्पण कर दिया था, इसलिए इसके बाद में दया आ गई समुद्रगुप्त को, इन्होंने पुनः उन्हें अनुमति दे दी शासन करने की। नंबर 3, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे, जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, जिनकी उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नंबर 4 जो है वो है बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया।
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया। ये मानचित्र आपने देख लिया। अब देखते हैं वंशावलियां। वंशावलियां देखने से पहले देखते हैं ये विक्रम संवत। विक्रम संवत आपने सुना होगा, ये क्या है? देखो, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके नाम के साथ जोड़ा जाता है विक्रम संवत को। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की। जो शकों पर उन्होंने, जो शक थे उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और उसी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है इसे। तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं ये प्रशस्तियां। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, फर्स्ट एम्परर, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की भी उपाधि उन्हें मिली थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बारे में तो हमें आगे भी चल के जानकारी मिलती है, जो उनके पुत्र की वंशावली से भी। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। जो शकों का शासक था लास्ट, जो अंतिम था, उसको भी परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। और इसके बारे में अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखना बाणभट्ट है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। उनकी वंशावली के बारे में इन्होंने बताया है और उनके राजा बनने तक के बारे में बताया है, इसके आगे नहीं। किसने? बाणभट्ट ने। चीनी यात्री
श्वेनश्यांग, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां कुछ देखा, उसका विस्तृत विवरण दिया है, जो उन्होंने वहां देखा था इनके दरबार में। क्या कहा इन्होंने? हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। अब मैं दिखाता हूं कन्नौज। देखो कन्नौज कहां पर है। देखो ये कन्नौज है, यहाँ पर ये कन्नौज, ये कन्नौज। देखो तो उनके जो बहनोई थे यहाँ के राजा थे, कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जितनी सफलता उन्हें बंगाल और मगध को जीतकर मिली, इतनी कहीं नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। जो चालुक्य नरेश थे उन्होंने रोका इन्हें। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव और चालुक्य कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जो उनका राज्य फैला था, अब मैं कांचीपुरम दिखाऊंगा आपको। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। और देखो कांचीपुरम दिखाता हूँ, वो दक्षिण भारत में नीचे की तरफ। देखो कांचीपुरम, ये चालुक्य इधर, इनकी जो वो थी राजधानी ऐहोल। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे मिलेगा ये रहा। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ये पल्लव और चालुक्य जो है एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जो पुलकेशिन द्वितीय थे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। जो प्रशस्ति लिखी है उनके दरबारी कवि ने, दरबारी कवि का क्या नाम है? रवि कीर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ध्यान रखने वाली। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। इनको कहां से मिला था? अपने चाचा से। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब आनंद वाली बात नहीं रही उसके अंदर।
पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। जो पल्लव राजा था, पल्लव राजा को उसके पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय, जो चालुक्य थे उनकी विजय अल्पकालीन थी, शॉर्ट टर्म की थी, शॉर्ट टाइम की थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। बाकी क्लास 7th में इसके बारे में और डिटेल में आएगा। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जो भूमि का कर था, टैक्स। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखो क्या क्या था इसमें। पहला पॉइंट देखो, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट ये, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। आनुवंशिक का मतलब कि उसी वंश में चला जाए, वो पद उसी वंश के लोगों पर रहे, कि दादा फिर पिता, फिर उनका भी पिता का, उनका भी बेटा, फिर उस बेटे का भी बेटा, फिर बेटे का बेटा, इस तरह से वंशानुगत हो गए वो, आनुवंशिक। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधिकारी थे, अपने पिता की तरह। तो वो पिता वाला वो जो है पद इन्होंने पाया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहीकर्ता, युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। तो कई कई पद होते थे। नंबर 3, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था उस प्रशासन में। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, इनको बहुत ध्यान से रखना कि नगर श्रेष्ठी किसको बोलते हैं, मुख्य बैंकर को, या मुख्य बैंकर का भी मतलब शहर का व्यापारी। सार्थवाह, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं, यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, इसको बोलेंगे हम सार्थवाह। प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक का मतलब क्या है, मुख्य शिल्पकार या कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, कोई परमानेंट इनकी सैलरी नहीं थी। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत
कहलाते थे। इस तरह के व्यक्तियों को क्या बोलते थे? सामंत। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। राजा को दुर्बल देखा, स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे बोलते थे सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। जहाँ ये भूमि के स्वामी जो ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नाम की सभा का जिक्र है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। व्यापारियों का जो संगठन था उसका नाम क्या था? नगरम, ये नाम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। अब उस जमाने में जो आम लोग थे उनके बारे में देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। किस किस की? दुष्यंत नाम के राजा और शकुंतला नाम की जो युवती हैं उनकी प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। राज कर्मचारियों ने मछुआरे के साथ दुर्व्यवहार किया। तो वो छोटी सी एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहानी का जो टाइटल है, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। चलो देखते हैं इसको। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। राजा ने शकुंतला को वो अंगूठी भेंट की थी, गिफ्ट दी थी। पर दुर्घटनावश किसी कारण से उसे एक मछली निकल गई, मतलब जल में गिर गई और उसको मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो मछुआरे को वहां मिल गई। तो मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा। उसने सोचा कि महाराज को दूंगा, महाराज मुझे इनाम देंगे। तो जब वो वहां पर पहुंचा राजमहल, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। मतलब रिश्वत। जो चीनी तीर्थयात्री था फासियन, इसके बारे में पहले भी पढ़ा था हमने, का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ये पहले आगाह कर देते थे कि हम शहर बाजार में आ रहे हैं। एक जगह
बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना के बारे में बाणभट्ट ने क्या कहा, देखो राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर तीर्थ यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थीं। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर विनाश की निशानी ये छोड़ते थे। देखो, अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, तो विनाश तो हो गया, विध्वंस हो गया। और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये हाल होता था। अब थोड़ा अन्यत्र की बात देखते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा। अरब, जो अरब है उसके बारे में देखो। अरब में मरुभूमि, रेतीली भूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत और यूरोप के बीच अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन कौन? जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है, रेतीली भूमि में भी चल सकता है। इसीलिए तो इसको, ऊंट को, रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं हम। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। तो इस्लाम ने क्या कहा कि अल्लाह सर्वोपरि है, उसके बाद में सब समान होते हैं, उनके बाद में सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी एक अंश दिया गया है। देखो क्या है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, मतलब जो आज पाकिस्तान में, को जीत लिया था। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।